हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल में अभी तक हमने जो है 11 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज का 12वां टॉपिक है जो उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति से संबंधित है। तो स्टूडेंट, बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें और एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर किया करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। लिखते हैं, फिर इसके बाद आप सभी के लिए अच्छा कंटेंट इधर उधर से ढूंढकर फिर इसके बाद आप सभी को अवेलेबल करवाते हैं, ताकि आप सभी का कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित ना छूटे। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूँगा कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, बस थोड़ा सा 2 मिनट में। तो स्टूडेंट, ये है उत्तर प्रदेश का विशेष सूची। उत्तर प्रदेश की विशेष सूची में आप सभी को एक बार बता दें कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास, जलवायु एवं मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव। फिर पढ़ा हमने नदियां एवं झीलें, कृषि एवं पशुपालन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उद्योग। और 9वां चैप्टर हमारा था खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 10वां था परिवहन एवं पर्यटन। इसके बाद 11वां था, हमने क्या पढ़ लिया, 11वां टॉपिक हमने कल कंप्लीट कर लिया है। और आज का हमारा 12वां टॉपिक क्या रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का कला और संस्कृति। तो आज ये हमारा हो जाएगा 12वां। कल हम पढ़ने वाले हैं साहित्य एवं पत्रिकाएं। तो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश के विषय के बारे में छोटी सी जानकारी। तो हमने आप सभी को उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले किस राज्य से लगते हैं और किस देश से लगते हैं। हर सभी पॉइंट जो है मैप से और तथ्य के माध्यम से आप सभी को सॉल्व करा दिया है। तो ऐसे ही हमने हर टॉपिक क्लियर करा है और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल से पहले संबंधित जानकारी कलेक्ट करते हैं। 1947 में आजादी प्राप्त होने के उपरांत उत्तर प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर वर्ष 1951 में प्रदेश के पुरातात्विक सर्वेक्षणों तथा स्मारकों के संदर्भ में चेतना जगाने हेतु पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके बाद इन्हीं के देख रेख में जो है 1951 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसके जो है डॉक्टर कृष्णदत्त वाजपेयी इस विभाग के पुरातत्व के अधिकारी नियुक्त किए गए थे। तो पुरातत्व विभाग के अधिकारी कौन नियुक्त किए गए थे, डॉक्टर कृष्णदत्त वाजपेयी। ये भी आप साथ के क्लियर रखेंगे, आपका एक से दो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना 1951 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जो है जब देश आजाद हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन बने थे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद। और पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय जो है पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो डॉक्टर कृष्णदत्त वाजपेयी। तो हमने थोड़ा सा जानकारी आपको बता दिया है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो है प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान एवं संग्रहालय, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान एवं संग्रहालय, एक बार आप फिगर देखेंगे उत्तर प्रदेश का और किस राज्य में जो है ये प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान और संग्रहालय स्थित है। जो ये सर्कल में हमने कर रखा है, इसके अंदर में स्टेट का यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम यानी जिले का नाम लिख दिया है और कौन सा संग्रहालय किस जिले में है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक बार हम जो है मैप में देखेंगे, इसके बाद मैं आपको बॉक्स में भी लिख के रखा हूं, वहां से भी आप क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिख के रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मेरठ से। ME से हो जाएगा मेरठ। और मेरठ में क्या है, तो राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय स्थापित किया गया है मेरठ में। नेक्स्ट है हमारा RAM यानी रामपुर में क्या है, तो रामपुर में है डॉक्टर VR अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय। तो डॉक्टर VR अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पे है, तो यह रामपुर जिले में है, जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं मेरठ। ठीक है, मेरठ देख लिए। अब देखने वाले हैं मथुरा। MA से हो जाएगा आपका मथुरा। मथुरा में क्या है, तो मथुरा में 2 संस्थान है। एक तो आपका है राजकीय जैन संग्रहालय, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसके बाद राजकीय संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1874 ईस्वी में हुई थी। तो राजकीय जैन संग्रहालय
कहाँ पर है, यह जो है मेरठ में है, इसके बाद मथुरा में है, और इसके बाद राजकीय संग्रहालय कहाँ है, ये भी जो है मथुरा में है। राजकीय जैन संग्रहालय की स्थापना 2003 में हुई थी, और वहीं राजकीय संग्रहालय की स्थापना 1874 ईस्वी में हुआ था। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और नीचे डिस्ट्रिक्ट जो जिले हैं, जैसे आपका हो जाएगा FA से हो जाएगा आपका फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में क्या है आपका, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो फर्रुखाबाद जिला है इसमें क्या है, तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है। नेक्स्ट है आपका कन्नौज। कन्नौज में क्या है, तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय यहाँ भी है, जिसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी। तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय यह कहाँ है, कन्नौज में, जिसकी स्थापना 1996 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट हो जाता है हमारा JH से हो जाता है झांसी। झांसी में क्या है, तो झांसी में भी राजकीय संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1978 को हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं लखनऊ के बारे में देख लेते हैं। तो लखनऊ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट LU से हो जाता है आपका लखनऊ। लखनऊ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में आप जो है यहाँ भी देखेंगे, और मैं इसे जो है बॉक्स में भी लिख के रखा हूँ। तो आपका पहला हो जाता है लोक कला संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, लखनऊ में स्थापित किया गया है। इसके बाद भारत खंडे संगीत संस्थान, यह कहाँ है, यह भी लखनऊ में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1926 में। इसके बाद राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, यह भी लखनऊ में है। इसके बाद भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना 1975 को हुई थी, यह भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी में, यह भी लखनऊ में है। इसके बाद राष्ट्रीय कथक संस्थान, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, ये भी जो है कहाँ पर स्थापित है, लखनऊ में। इसके बाद हो जाता है आपका लोक एवं जनजातीय कला एवं सांस्कृतिक संस्थान, यह भी कहाँ पर है, लखनऊ में, और इसकी स्थापना हुई थी 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देखते हैं सिद्धार्थनगर जिले के बारे में। तो ये आपका हो जाता है सिद्धार्थनगर SID। सिद्धार्थनगर में क्या है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय। राजकीय बौद्ध संग्रहालय सिद्धार्थनगर में है। KU से आपका हो जाता है कुशीनगर। कुशीनगर में कौन सा संग्रहालय है, तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अब हम देखते हैं GO से हो जाएगा आपका गोरखपुर। गोरखपुर में क्या है, तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है आपका राजकीय बौद्ध संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं वाराणसी में, V फॉर वाराणसी। तो वाराणसी में क्या है, वाराणसी में है आपका लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है, लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय वाराणसी में। इसके बाद आपका हो जाता है AYD, यानी अयोध्या में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। और अयोध्या में ही अयोध्या शोध संस्थान स्थापित है, जिसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी। और आज जो है इसका जो है प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान एवं संग्रहालय से संबंधित जो लास्ट हमारा क्या हो जाता है, SU से हो जाएगा हमारा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में क्या है, तो जनपदीय संग्रहालय, जिसकी स्थापना क्या कब हुई थी, तो 1989 ईस्वी में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो जनपदीय संग्रहालय कहाँ पर है, किस जिले में, तो सुल्तानपुर जिले में है। अब हम आगे देखते हैं एक बार फिर से डिटेल से। मैंने आपको बताया था कि लखनऊ में जो है महत्वपूर्ण जो है संग्रहालय स्थित हैं, तो उसके बारे में हम एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको लखनऊ से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए जैसे आपका हो जाता है प्रमुख संस्थाएं, इसके बाद इनकी स्थिति कहाँ पर है और स्थापित तिथि, ठीक है, कि कब इसको स्थापित किया गया था, किस सन में। तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, यह कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, और इसकी स्थापना जुलाई 1996 ईस्वी को किया गया था। राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना लखनऊ में हुई है, और कब इसको स्थापित किया गया है, तो फरवरी 1962 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी, यह कहाँ पर स्थापित किया गया, यह भी लखनऊ में, और यह जो है कब स्थापित किया गया था, तो अगस्त 1975 में। इसके बाद हो जाता है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, यह जो है कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, और यह स्थापित किया गया था नवंबर 1963 में। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय कथक संस्थान, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान यह कहाँ है, लखनऊ में, और इसकी स्थापना 1988 से 1989 के बीच में किया गया था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, यह कहाँ है, लखनऊ में, और इसकी स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में।
नेक्स्ट है हमारा लोक कला एवं जनजातीय कला और संस्कृति संस्थान, यह कहाँ पर है? लखनऊ में, और इसकी स्थापना की गई थी 1996 ईस्वी में। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट है। भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय को 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। एक बार फिर से देखेंगे, भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय को 24 अक्टूबर सन 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय पूर्व में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से जाना जाता था। जो मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, यह जो है इसका अब वर्तमान में क्या नाम रख दिया गया है? भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख संग्रहालय, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय हैं, इसको हम देखते हैं, बहुत ही जरूरी है। बस आप सभी देखें, मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन कंटेंट हर बार लेकर आऊँगा, ठीक है, जिससे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो जैसे आपका हो जाता है, एक तरफ प्रमुख संग्रहालय और इनकी स्थिति कहाँ है और कब ये स्थापित किए गए थे। तो राज्य संग्रहालय यह कहाँ पर है? यह लखनऊ में है। यह इसकी स्थापना 1963 ईस्वी को हुई थी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय यह कहाँ है? यह कुशीनगर में, और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। राजकीय संग्रहालय यह मथुरा में भी है, और इसकी स्थापना 1874 को हुई थी। नेक्स्ट हमारा राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कन्नौज में, और मतलब यह कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में, और इसकी स्थापना 1996 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है हमारा राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कहाँ पर है? यह मेरठ में, और इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी। सन अगर याद हो तो ना हो, इससे कुछ ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो है जो मैं टिक करूँ वो इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पर स्थित है ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, यह तो आपको याद ही है, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यह है अयोध्या में, और इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है आपका राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है, और इसकी स्थापना 2003 को की गई थी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय यह कहाँ है? गोरखपुर में, और इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर है? तो मैंने बताया था आपको, यह रामपुर में है, और इसकी स्थापना 2004 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका जनपदीय संग्रहालय, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। तो जनपदीय संग्रहालय है सुल्तानपुर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय कहाँ है? यह वाराणसी में है, और इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका कालका बिंदादीन महाराज की टेवढ़ी एवं कथक संग्रहालय। तो कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी एवं कथक संग्रहालय कहाँ है? यह लखनऊ में है, और इसकी स्थापना भी हुई थी 2016 ईस्वी में। तो इनमें से महत्वपूर्ण 3 से 4 संग्रहालय है आपको याद, और वो कहाँ पर स्थिति है ये भी आपको याद कर लेना है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। चलचित्र, फिल्म या सिनेमा के जगत से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलचित्र सिनेमा जगत से संबंधित देखते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो यह है आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन है? आलम आरा है। जिसके निर्देशक कौन है? तो आलम आरा के निर्देशक हैं श्री BP मिश्र, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे। तो आलम आरा यह भारत की पहली बोलती फिल्म है, और इसके निर्देशक हैं श्री BP मिश्र, और यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं, जो बलिया के पास स्थित है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1988 में फिल्म को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। तो 1988 में फिल्म को जो है उत्तर प्रदेश में उद्योग का धंधा मतलब उद्योग का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि जो है फिल्मों पे टैक्स लगाकर जो है राज्य सरकार पैसा कमाती है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश ने पहली फिल्म नीति वर्ष 1988 में घोषित की थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली फिल्म नीति कब घोषित करी थी? तो यह घोषित किया था 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में फिल्मों को बढ़ावा देने हेतु संशोधित फिल्म नीति 2015 लागू किया है। तो फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 2015 नीति जो है लागू कर दी है, ताकि फिल्मों को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है आपको वर्तमान में उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 जारी की गई है।
तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2018 वर्ष जो था यह जो है फिल्म नीति के लिए जारी कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक फिल्म सिटी का निर्माण प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में फिल्म सिटी बन रही है, जो अभी जो है मतलब उसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका संगीत कला के बारे में देखते हैं। तो संगीत कला के बारे में देखते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबल कहा जाता है। तो संगीत का बाइबल किसे कहा जाता है? जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र हैं उसी को जो है संगीत का बाइबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अमीर खुसरो, इनके बारे में देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटियाली गांव, कासगंज, जो एटा के पास है कासगंज, यहीं पर इनका पटियाली गांव में जन्म हुआ था। और कब जन्म हुआ था? तो 1253 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमीर खुसरो के बारे में। अब देखते हैं कि अमीर खुसरो ने वाद्य यंत्र बीड़ा और पखावज के नए संस्करण सितार व तबला का आविष्कार किया था। आपसे पूछ सकता है कि सितार व तबला का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं तूती ए हिंद, यानी हिंद का तोता भी इन्हें कहते हैं। अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है खुसरो ने ईरानी फारसी संगीत रागों में भारतीय प्रचलित रागों का मिश्रण कर मधुर रागों का आविष्कार किया है। तो अमीर खुसरो ने ईरानी फारसी संगीत को भारतीय संगीत में मिश्रण करके एक नए मधुर रागों का आविष्कार कर दिया है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे खुसरो के बारे में। नेक्स्ट है आपका खुसरो ने ध्रुपद गायन शैली में ईरानी संगीत का मिश्रण करके ख्याल गायन शैली को प्रचलित किया है। आपसे पूछ सकता है कि ख्याल गायन शैली किन शैलियों से मिलकर बनाई गई है? तो ध्रुपद गायन शैली और ईरानी संगीत शैली को मिलाकर जो है ख्याल गायन शैली का निर्माण हुआ है। और यह निर्माण किसने किया है? तो यह भी अमीर खुसरो ने ही किया है। नेक्स्ट है आपका ख्याल गायन शैली ने भारतीय संगीत को भिन्न गायन पद्धतियों में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा कर्नाटक संगीत पद्धति में विभाजित किया है। एक बार फिर से देखेंगे, जो ख्याल गायन शैली है यह भारतीय संगीत को भिन्न पद्धतियों में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा कर्नाटक पद्धति में विभाजित कर दिया है। जो ख्याल गायन शैली है यह जो है भारतीय संगीत को दो भागों में विभाजित कर दिया है। आपका एक पद्धति हो जाता है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दूसरा हो जाता है कर्नाटक संगीती पद्धति। नेक्स्ट है आपका जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने के लिए टप्पा शैली व बड़ा ख्याल का प्रचलन किया है। तो जौनपुर के जो सुल्तान हैं जिनका क्या नाम है? हुसैन शाह सरकी ने जो है ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने के लिए किस शैली का विकास किया है? तो टप्पा शैली का विकास किया है। ये भी आप याद रखेंगे। बड़ा ख्याल याद रहे या न रहे, लेकिन ये याद रखना टप्पा शैली जो है, टप्पा शैली का विकास किसके लिए किया गया था? ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने के लिए। और किसके द्वारा? जो जौनपुर के सुल्तान थे हुसैन शाह सरकी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कथक नृत्य। कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेशन बिंदादीन ने किया था। बिंदादीन कहाँ किस क्षेत्र के थे? तो ये अवध क्षेत्र से इनका संबंध था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेशन किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिंदादीन। नेक्स्ट है आपका प्रमुख संप्रदाय, यानी प्रमुख संप्रदाय या कवि और उसके प्रवर्तक कौन थे? तो विभिन्न संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे उसको देखते हैं। जैसे पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने जो है किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किए थे। इसके बाद सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी हरिदास थे। वहीं अष्टछाप कवि के जो है प्रवर्तक यानी संपादक कौन थे? तो विठल नाथ थे। इसके बाद जो है अष्टछाप कवियों में जो है भक्तिकालीन कवि कौन कौन थे? तो इनका नाम है सूरदास, नंददास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और कृष्ण दास। तो ये 8 जो है अष्टछाप कवि हैं, इनका नाम आप याद रखना। और अष्टछाप कवि के संस्थापक कौन थे? तो यह थे विठल नाथ। नेक्स्ट है आपका ध्रुपद धमार। देखें, ध्रुपद धमार के प्रवर्तक कौन थे? तो यह थे स्वामी हरिदास ने श्री केलीमाल संग्रह तथा अष्टादश पदों की रचना की। उन्होंने मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का श्री गणेश किया।
एक बार देखेंगे कि ध्रुपद घमार के प्रवर्तक कौन थे? तो यह स्वामी हरिदास जी थे। इन्होंने ही श्री केलीमाल संग्रह तथा अष्टादश पदों की रचना भी की थी और उन्होंने मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का भी श्री गणेश किया था, मतलब शुरुआत किया था। नेक्स्ट है आपका हरिदासी संप्रदाय के 5 प्रमुख संगीत अर्चना केंद्र थे। तो हरिदासी संप्रदाय के कितने मुख्य संगीत थे? तो 5 मुख्य संगीत थे, ये भी साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका स्वामी हरिदास के शिष्यों में बैजू बारवा जो गुजरात से संबंधित थे, तानसेन ग्वालियर से संबंधित थे, गोपाल नायक, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित तथा सौरसेन थे। तो स्वामी हरिदास के शिष्यों में कौन कौन थे? बैजू बावरा, तानसेन, गोपाल नायक, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित और सौरसेन थे। नेक्स्ट है आपका स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण के वंशी का अवतार माना जाता है। तो कृष्ण के वंशी का अवतार किसे माना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वामी हित हरिवंश को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ध्रुपद घमार की प्रसिद्ध गायिका ताज बेगम ने विट्ठल नाथ से शिक्षा ली थी। विट्ठल नाथ कौन थे? मैंने बताया था कि यह अष्टछाप कवि के संपादक थे। तो ध्रुपद घमार की प्रसिद्ध गायिका कौन थी? यह ताज बेगम थी। ये जो है किससे अपनी शिक्षा ली थी? तो विट्ठल नाथ जी से। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख घराने हैं, संगीत घराने। तो राज्य के प्रमुख संगीत घरानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आगरा घराना के बारे में। आगरा घराने का सूत्रपात किसने किया था? तो श्याम रंग और सरस रंग से माना जाता है। आगरा घराने का सूत्रपात श्याम रंग और सरस रंग से माना जाता है। आगरा मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। मुगल काल में सबसे बड़ा संगीत का केंद्र कौन था? तो यह आगरा था। ठीक है। इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। जो आगरा घराना है इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। उस्ताद फयाज खां, रजा हुसैन, हाजी सुल्तान, अली बख्श खां, विलायत खां आदि इस घराने के प्रमुख संगीतकार थे। तो आगरा घराने के प्रमुख संगीतकार कौन थे? उस्ताद फयाज खां, रजा हुसैन, हाजी सुल्तान, अली बख्श खां, विलायत खां आदि इस घराने के प्रमुख संगीतकार थे। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विलायत हुसैन खां प्रसिद्ध सितार वादक एवं गायक थे। विलायत हुसैन खां प्रसिद्ध सितार वादक एवं गायक थे। इन्होंने प्राण पिया उपनामों से कई रागों में बंदिशों की रचना की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राण पिया उपनामों से किसने बंदिशों की रचना की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विलायत हुसैन खां। नेक्स्ट देखते हैं किराना घराना। किराना घराना के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ख्याल गायकी में इस घराने का महत्वपूर्ण स्थान है। ख्याल गायकी में पूछ सकता है कि ख्याल गायकी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किस घराने का है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका किराना घराना। 4 ऑप्शन मतलब 4 घरानों के नाम देगा, उसमें किराना घराना भी रहने वाला है। तो आपको अगर पता होगा कि ख्याल गायकी में किस घराने का महत्वपूर्ण स्थान है तो आपका सही जवाब हो जाएगा किराना घराना। नेक्स्ट है इस किराने का मूल स्थान मुजफ्फरपुर जिले का किराना नामक स्थान तथा इसका संस्थापक जो है किसे माना जाता है? अब्दुल करीम खान तथा अब्दुल वाहिद खान को माना जाता है। तो किराना घराना का जो है मूल स्थान कहाँ पर था? मुजफ्फरपुर में था। ठीक है। मुजफ्फरपुर में एक जगह था जिसका क्या नाम था? किराना स्थान जिसका नाम था उसी के नाम पर जो है किराना घराना रख दिया गया। और किराना घराना के जो है संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम खान। नेक्स्ट है आपका तथा इसके साथ कौन है? अब्दुल वाहिद खान। इन दोनों को जो है किराना घराना का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है आपका अब्दुल वसील खां। अब्दुल वसील खां, गंगूबाई, सरस्वती राणे, भीमसेन जोशी, बासवराज गुरु आदि का संबंध इसी घराने से है। तो ये लोग जो है किसान घराना से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है आपका बनारस घराना। इसे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बनारस घराना तो काशी में संगीत को आश्रय काशी राज द्वारा मिला। तो काशी में जो है संगीत को आश्रय किसके द्वारा मिला था? तो यह काशी राज के द्वारा मिला था।
नेक्स्ट है आपका बनारस घराने के ख्याल गायन में बनारस एवं गया की ठुमरी का समावेशन है। ठीक है, तो बनारस घराने के ख्याल गायन में बनारस एवं गया की ठुमरी का समावेश है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इस घराने के प्रमुख संगीतकारों में पंडित किशन महाराज, पंडित कामता प्रसाद, पंडित राजन एवं साजन मिश्र, पंडित राम सहाय मिश्र, शिवा पशुपति आदि उल्लेखनीय हैं। तो ये सभी व्यक्ति जो है किससे संबंधित है? बनारस घराना से। नेक्स्ट है आपका रसूलन बाई, छोटी मैना, बड़ी मैना, गिरजा देवी आदि बनारस घराने से संबंधित गायिकाएं थी। नेक्स्ट है आपका लखनऊ घराना। लखनऊ घराना के बारे में देखते हैं। यह घराना ख्याल एवं ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? लखनऊ घराना। इसे पूर्व घराना के नाम से, इसे पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका विंध्यादीन, इनका संबंध किससे था? कथक से। और कोदऊ सिंह का संबंध था पखावज से। बेगम अख्तर, रजा खां, सादिक अली खां आदि इस घराने के नामचीन कलाकार थे। ठीक है, लखनऊ घराने के ये सभी व्यक्ति जो है क्या है? नामचीन कलाकार थे, यानी कि बहुत प्रसिद्ध नाम थे ये लोग। खुर्शीद अली खां लखनऊ घराने के ख्याल गायकी के पितामह माने जाते थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लखनऊ घराने के ख्याल गायकी के पितामह किसे माना जाता था? तो खुर्शीद अली खां को माना जाता था। नेक्स्ट है हमारा वाजिद अली शाह के काल में, जो कि वाजिद अली शाह कौन थे? ये मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। वाजिद अली शाह के काल में ठुमरी को काफी लोकप्रियता मिली। तो ठुमरी को काफी लोकप्रियता किसके शासनकाल में मिली थी? तो जो वाजिद अली शाह के शासनकाल में मिली थी। उसने स्वयं अख्तर पिया उपनाम से और उनके दरबारी बिंदादीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अख्तर पिया के नाम से किस मुगल शासक ने ठुमरी की बंदिशों को तैयार किया था? तो सही जवाब आपका हो जाएगा वाजिद अली शाह। और इन्हीं के जो दरबारी थे बिंध्यादीन, इन्होंने जो है ठुमरी के किस बंदिशों को तैयार किया था? तो सनद पिया के नाम से, सनद पिया उपनाम से जो है ठुमरी की बंदिशों को तैयार किया था। तो सनद पिया का संबंध हो जाएगा बिंध्यादीन से, और अख्तर पिया का संबंध हो जाएगा वाजिद अली शाह से। ये भी आप याद रखेंगे। उनके राज्यकाल को, अवध को कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अवध को जो है वाजिद अली शाह के काल में स्वर्ण युग कहा गया है। किस क्षेत्र में? तो जो है कला के क्षेत्र में। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका नवाब वाजिद अली शाह रहस्य नृत्य का आयोजन और कृष्ण की भूमिका स्वयं निभाते थे। तो ऐसा नवाब थे वाजिद अली शाह जो रहस्य नृत्य का आयोजन करते थे और खुद उस जो है नाटक में जो है उस नृत्य में खुद जो है कृष्ण की भूमिका अदा करते थे। तो कृष्ण की भूमिका अदा करने वाले नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका विंध्यादीन के बाद शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और कालका महाराज आदि ने कथक शैली को नई दिशा दी। ठीक है, कथक शैली को नई दिशा देने वाले विंध्यादीन, शंभूनाथ महाराज, लच्छू आदि व्यक्ति थे। नेक्स्ट है आपका उस्ताद दूल्हे खां, उस्ताद सखावत हुसैन खां, इनका संबंध किससे था? तो सरोद से था। उस्ताद दूल्हे खां, उस्ताद सखावत खां हुसैन का संबंध किससे था? तो सरोद से था। इलियास खां, उमर खां, इनका संबंध था सितार से। इसके बाद पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद का संबंध था पखावज से। और GN स्वामी का संबंध था, GN गोस्वामी का संबंध था वायलिन से। सादिक अली खां का संबंध था बीनाकार से। तथा यूसुफ अली खां का और ध्रुव तारा जोशी का संबंध किससे था? तो इनका संबंध था सितार से। नेक्स्ट देखते हैं अब हम सहारनपुर घराना। सहारनपुर घराना से ये छोटा छोटा आप पढ़ेंगे, जो जितने भी अब घराने आएंगे छोटे छोटे पढ़ेंगे, बस एक दो लाइन के। इस घराने के प्रवर्तक जो है खलीफा मोहम्मद जमा सूफी संत थे। तो खलीफा मोहम्मद जमा सूफी संत किस घराने के प्रवर्तक थे? तो सहारनपुर घराना के।
नेक्स्ट है, यह घराना आलाप, होरी, ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर के बहराम खां को पंडित की उपाधि दी गई थी। तो पंडित की उपाधि किसे दिया गया था? तो सहारनपुर के बहराम खां को। नेक्स्ट है आपका रामपुर घराना। सहारनपुर के बगल ही है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है रामपुर घराना पड़ता है। तो रामपुर घराना जो है रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली स्वयं संगीत प्रेमी थे तथा तत्कालीन मूर्धन्य संगीतज्ञ उस्ताद वजीर खां के शिष्य थे। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद है, वजीर खां ने अपने पिता से ध्रुपद गायन और मामा से ख्याल गायन की शिक्षा प्राप्त करी थी। नेक्स्ट है आपका, इस घराने के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो उस्ताद मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां, उस्ताद सादिक अली खां थे। तो याद रखना, ये सभी रामपुर घराने के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। नेक्स्ट हमारा फतेहपुर सीकरी घराना। फतेहपुर सीकरी घराना देखते हैं, जो कि आगरा में है। यह एक मुगल कालीन घराना है जो ध्रुपद और ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। तो फतेहपुर सीकरी घराना किसके लिए जाना जाता था? ख्याल गायकी और ध्रुपद गायन के लिए यह प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है आपका, इसकी शुरुआत जहांगीर के काल में 2 भाइयों जैनू खां और जोरावर खां से मानी जाती है। तो फतेहपुर सीकरी घराना का मतलब शुरुआत किसने करी थी? तो 2 भाई थे जिनका क्या नाम था? जैनू खां और जोरावर खां ने इसको शुरू करा था। किसके काल में? तो जहांगीर के काल में। नेक्स्ट है आपका, घसीट खां इस घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार थे। ये पॉइंट अकेले में है, मतलब सिंगल है, इसलिए आप इसको याद भी रखेंगे। तो घसीट खां इस घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार थे, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका, खुर्जा घराना या अलीगढ़ घराना। इस घराने का आरंभ नत्थे खां के पुत्र जोधे खां से जाना जाता है। ठीक है। इसी घराने के गफूर बख्श श्रेष्ठ सितार वादक थे। तो गफूर बख्श श्रेष्ठ किस घराने के प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो खुर्जा या फिर अलीगढ़ घराना के। नेक्स्ट है आपका इटावा घराना। इटावा घराना यह घराना सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। तो याद रखना, इटावा घराना किसके लिए जाना जाता है? तो सितार वादन के लिए। नेक्स्ट है आपका, इसे गौरपुर घराने के नाम से भी जाना जाता है। तो इटावा घराने को गौरपुर घराने के नाम से भी जाना जाता है। इमदाद खां इस परंपरा के लोकप्रिय कलाकार थे। इमदाद खां इटावा घराने के लोकप्रिय कलाकार थे। नेक्स्ट है हमारा शाहजहांपुर घराना। शाहजहांपुर घराना यह सरोद वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता था। तो सरोद वादन के लिए कौन सा घराना जाना जाता था? शाहजहांपुर घराना। इसके जो है इसमें देखते हैं कि काजिम अली, इंसाफ अली, इनायत अली खां ने प्रसिद्धि प्राप्त की। तो इन 3 नामों को आप याद रखेंगे कि किसने जो है शाहजहांपुर घराने से प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो काजिम अली खां, इंसाफ अली, इनायत अली खां। नेक्स्ट है हमारा भिंडी बाजार। ये महत्वपूर्ण है, यहीं से जो हमारी सुर कोकिला लता मंगेशकर जी ने शिक्षा प्राप्त किया था। किस घराने से? तो इनका संबंध हो जाता है भिंडी बाजार घराने से, इसलिए। और यह कहाँ पर है? तो यह बॉम्बे में है। इसको फुल डिटेल में देखते हैं। तो भिंडी बाजार घराना मुरादाबाद के छज्जू खां, नजीर खां तथा खादिम हुसैन खां ने बम्बई के भिंडी बाजार में इसी घराने की शुरुआत की थी। तो 3 व्यक्ति थे जिन्होंने भिंडी बाजार की शुरुआत करी थी, छज्जू खां, नाजिर खां और खादिम हुसैन। इन्होंने जो है भिंडी बाजार घराना की शुरुआत करी थी। अब देखते हैं, लता मंगेशकर जी ने इसी घराने के अमान अली खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त करी थी। याद कर सकते हैं आपको, वैसे भी आपको याद ही रखना चाहिए, सुर कोकिला है, इसलिए आपको इतना तो समझ होना चाहिए कि इन्होंने किससे शिक्षा ली थी। तो इनके गुरु का नाम हो जाएगा अमान अली खां से। तो लता मंगेशकर का संबंध किस घराना से होता है? भिंडी बाजार घराना से। नेक्स्ट है, आधुनिक शास्त्रीय गायन का पितामह उस्ताद फयाज खां को माना जाता है। आधुनिक शास्त्रीय गायन का, आधुनिक देखें, आधुनिक शास्त्रीय गायन का पितामह किसे माना जाता है? तो उस्ताद फयाज खां को माना जाता है, जिन्हें आफताब-ए-मौसिकी उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो आफताब-ए-मौसिकी उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद फयाज खां को। आफताब-ए-मौसिकी से, या फिर आपका लिखा आ सकता है कि संगीत के सूर्य। तो संगीत के सूर्य भी किसे कहा जाता है? तो उस्ताद फयाज को। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बनारस घराने के प्रसिद्ध सितार वादक
पंडित रविशंकर भारत रत्न से सम्मानित महान सितार वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। एक बार फिर से देखेंगे, ये तथ्य वाले प्रश्न हैं। बनारस घराने के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर महान सितार वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे, और पंडित रविशंकर को जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर का किस प्रसिद्ध संगीत से इनका संबंध है, तो सितार वादक से इनका संबंध हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रयागराज की गायिका जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी व केसर बाई अपनी मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध थीं। ये भी आप याद रखेंगे। अब हम उत्तर प्रदेश के मेलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा एक एक मेला देखने वाले हैं कि किस राज्य में, किस जिले में कौन सा मेला मनाया जाता है। तो पहला पॉइंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। सबसे ज्यादा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो मथुरा में। और कितना मेला, तो 86 मेला साल भर में सबसे ज्यादा मेला मथुरा में लगता है। और कितना, 86 मेला, ठीक है। अब देखते हैं, एक तरफ मैंने लिख रखा है मेला और स्थान, यानी कि किस जिले में यह मेले लगते हैं। तो कैलाश मेला कहाँ पर लगता है, या आगरा में लगता है। शाकांभरी देवी मेला या सहारनपुर में लगता है। और श्रावणी मेला कहाँ लगता है, या फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला या इसे पशु मेला भी कहते हैं, यह कहाँ पर लगता है, यह आगरा में लगता है। नेक्स्ट है हमारा गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला कहाँ लगता है, या हापुड़ में लगता है। ध्रुपद मेला या वाराणसी में लगता है। इसके बाद झूला मेला, झूला से आपको समझ में आ गया होगा कि जो है झूला मेला कहाँ लग सकता है, वृंदावन मथुरा में। इसके बाद नौचंदी, ये इंपॉर्टेंट है, नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है, ये मेरठ में लगता है। गोला गोकर्णनाथ यह कहाँ पर लगता है, तो यह लगता है लखीमपुर खीरी में। इसके बाद हमारा ढाई घाट मेला यह कहाँ पर लगता है, तो यह लगता है शाहजहांपुर में। इसके बाद खिचड़ी मेला यह गोरखपुर में। इसके बाद लठमार होली यह बरसाना मथुरा में इसका आयोजन किया जाता है। सोरो मेला कहाँ पर लगता है, यह कासगंज में लगता है। बल सुंदरी देवी मेला यह कहाँ पर लगता है, तो यह अनूप शहर बुलंदशहर में इसका आयोजन किया जाता है। बुलंदशहर के जो है किस जिले में, तो किस जगह पर, तो अनूप शहर में बल सुंदरी मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सैयद सलार उर्स, यह मेला कहाँ पर लगता है, तो यह बहराइच में लगता है। नेक्स्ट है आपका मनकपुर मेला, यह कहाँ लगता है, बिल्हौर कानपुर में। इसके बाद आपका हो जाता है देवा शरीफ मेला, यह कहाँ लगता है, यह बाराबंकी में लगता है। इसके बाद ददरी मेला जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे बड़ा सोनपुर का मेला होता है, जो कहाँ लगता है, बिहार में लगता है। सोनपुर का सबसे बड़ा पशु मेला जो है कहाँ लगता है, तो बिहार में लगता है। वहीं दूसरा जो है सबसे बड़ा भारत का दूसरा पशु मेला कहाँ लगता है, तो यह बलिया में लगता है, जिसे क्या कहते हैं, ददरी मेला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा श्रृंगी रामपुर मेला, यह कहाँ लगता है, फर्रुखाबाद में। रामायण मेला कहाँ लगता है, तो चित्रकूट में। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, तो यह आजमगढ़ अंबेडकर नगर में लगता है। इसके बाद शुक्रताल मेला कहाँ पर लगता है, तो यह मुजफ्फरनगर में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने जो है मेले के बारे में देख लिया। अब हम प्रमुख महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश के, इसको देखने वाले हैं। तो देखते हैं, एक तरफ मैंने महोत्सव लिख रखा है और किस स्थान पर लगते हैं और इनकी विशेषता क्या है। तो गंगा महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, आपको 2 पॉइंट इसमें क्लियर रखना है। एक तो महोत्सव कौन सा है और यह किस जिले में आयोजित किया जाता है। ये वाला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। अगर नहीं याद रख सकते तो इसकी कोई बात नहीं, लेकिन आपको महोत्सव और किस स्थान पर ये आयोजित किए जाते हैं प्रमुख महोत्सव, इसे आपको याद रखना है। तो आपका हो जाता है गंगा महोत्सव यह कहाँ पर लगता है, तो यह वाराणसी और प्रयागराज में लगता है। इसके बाद सुलह कुल उत्सव यह आगरा में लगता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का यह प्रतीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक वाला महोत्सव कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, आपका सुलह कुल उत्सव सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ताज महोत्सव। ताज से ताजमहल आगरा में, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और यह प्रत्येक वर्ष कब लगता है, तो फरवरी माह में। तो ताज महोत्सव आगरा में लगता है। यह मुगलों की संस्कृति, भारतीय ललित कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव कहाँ पर हो जाएगा, जा से देखें, ऐसे जब बोलेंगे तो जा आ रहा है, तो कजरी जा से मिर्जा, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो कजरी महोत्सव कहाँ लगता है, मिर्जापुर में। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ लगता है, या झांसी में लगता है।
बिठूर गंगा महोत्सव, यह कानपुर में लगता है, क्योंकि बिठूर नाना साहब ये कहाँ के थे, कानपुर के थे, तो ऐसे आप ही ट्रिक बना सकते हैं। तो बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में लगता है और प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में यह मेला लगता है, मतलब यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हमारा कंपिल उत्सव। कंपिल उत्सव कहाँ लगता है, यह फर्रुखाबाद में लगता है, जैन मंदिरों में यह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सरधाना महोत्सव, यह मेरठ में लगता है। हरिदास जयंती महोत्सव, हरिदास जयंती महोत्सव कहाँ लगता है, यह वृंदावन में। होलिकाोत्सव कहाँ लगता है, यह मथुरा में। इसके बाद सैफई महोत्सव, यह सैफई इटावा में इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा त्रिवेणी महोत्सव, यह प्रयागराज में लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जो है गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का त्रिवेणी है, तो इसलिए प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह मिश्रित संस्कृति का प्रदर्शन है, यानी गंगा यमुना जो मतलब तहजीब है, तो इस हिसाब से मिश्रित संस्कृति हो जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। कन्नौज महोत्सव का आयोजन कन्नौज में किया जाता है, यह पर्यटन विभाग द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रयागराज में प्रत्येक 12वें वर्ष पर विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाता है, महाकुंभ हो जाता है, जो 12 वर्ष में एक बार लगता है, और कहाँ पर, प्रयागराज में। अब हम देखते हैं नृत्य कला या शास्त्रीय कला के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो नृत्य कला हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो यह कथक है, ये आप याद रखेंगे, जिसका प्रारंभ मंदिरों के पुजारियों द्वारा कथा वाचन के समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। ठीक है, जो कथक है, कथक जो शास्त्रीय नृत्य है, इसका जो है मतलब इसका आरंभ कैसे आप मान सकते हैं कि मंदिरों में जो पुजारियों द्वारा जब कथा वाचन करके जो अपने हाव भाव, अपने हाथ पैर को इधर उधर करके मतलब एक डांस करते थे, उसी के आधार पर जो है इसका प्रचलन शुरू हो गया, तो इसे ही क्या नाम दे दिया गया, कथक। तो आप याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, यह है कथक। नेक्स्ट है आपका इस नृत्य का मुख्य केंद्र कहाँ पर है, तो यह लखनऊ में है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो कथक का मुख्य केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में। वाजिद अली शाह, अवध के जो वाजिद अली शाह थे, यानी कि ये अवध के नवाब थे, तो वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ था। कथक का जो है विकास सबसे ज्यादा किसके दरबार में हुआ था, तो वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि इस नृत्य का उन्नायक ठाकुर प्रसाद को माना जाता है, और विंध्यादीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किया। तो पूछ सकता है कि कथक में जो है ठुमरी गायन का प्रवेश किसने किया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विंध्यादीन। हर एक पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे और आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, आप खुद ही सोचें और पढ़ें एक बार। ठीक है, मैंने अगर लिखा है इन सभी को, तो इसमें कोई ना कोई प्रश्न हर एक लाइन में एक ना एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, तो खुद से दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, तो ज़्यादा अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ना पढ़ना पड़े अपने मन से, क्योंकि हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कुछ इधर उधर होता है तो उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे। और आप अगर अच्छे से खुद भी एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस नृत्य के कलाकारों में ठाकुर प्रसाद, शंभू प्रसाद, बिच्छू महाराज मतलब बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और अच्छन महाराज आदि मुख्य हैं। तो शास्त्रीय जो नृत्य है कथक, इसमें जो है प्रमुख व्यक्ति कौन है, तो ठाकुर प्रसाद, शंभू प्रसाद, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, अच्छन महाराज, ये सभी मुख्य हैं। नेक्स्ट है आपका शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा ली थी। तो शंभू महाराज रहीमुद्दीन से किसकी शिक्षा ली थी, ठुमरी की। नेक्स्ट है आपका उस्ताद मुर्शीद अली खां लखनऊ गायकी के पितामह माने जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से देख लें, रिवीजन हो जाएगा। तो उस्ताद खुर्शीद अली खां को लखनऊ गायकी के इन्हें पितामह माना जाता है। नेक्स्ट है आपका लोक नृत्य। अब लोक नृत्य देखते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे लोकगीत के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को देखते हैं, तो एक तरफ नृत्य हो जाता है और किस स्थान पर मनाया जाता है और इसकी विशेषता क्या है। विशेषता को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नृत्य और स्थान कहाँ पर होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर अब हम देखते हैं ख्याल नृत्य, इसका संबंध किस स्थान से है, तो यह है बुंदेलखंड से। और यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पुत्र जन्मोत्सव पर जब पुत्र पैदा होता है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ख्याल नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसके बाद चरकुला नृत्य।
यह जो है ब्रज क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है, तो रथ के पहियों पर खड़ा मतलब घड़ा रखकर नृत्य करना, जो रथ के पहिए होते हैं उस पर घड़ा रखकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है आपका राहुला नृत्य, यह पर कहाँ पर होता है, यह भी बुंदेलखंड में होता है। और पाई डंडा यह कहाँ पर होता है, यह भी बुंदेलखंड में। नेक्स्ट है आपका राई नृत्य या मयूर नृत्य। राई नृत्य या मयूर नृत्य, इसका संबंध कहाँ से होता है, तो इसका संबंध हो जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र से। और कार्तिक गीत नृत्य, इसका भी संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा चौरसिया नृत्य, इसका संबंध कहाँ से है, तो चौरसिया नृत्य का संबंध हो जाता है किस क्षेत्र से, जौनपुर से। कर्मा नृत्य का संबंध हो जाता है कर्मा माँ से मिर्जापुर, ऐसे बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि कर्मा का लास्ट माँ लेंगे और तुरंत मिर्जापुर का स्टार्टिंग में माँ ले लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चौ जौ, देखो डबल मात्रा लगा ऊपर, तो ऊपर भी डबल मात्रा। ऐसे ही कुछ ना कुछ तो आपको अपने मन से ट्रिक बनाना पड़ेगा, तभी याद हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि कंटेंट ढेर सारा है और समझने में थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ट्रिक इधर उधर से बना ले। तो कर्मा नृत्य का मिर्जापुर से संबंध हो जाएगा और सोनभद्र से। धुरिया नृत्य का संबंध हो जाएगा बुंदेलखंड से। लठमार दिवारी का संबंध हो जाता है, दिवारी लठमार होली नहीं है, लठमार दिवारी है चित्रकूट से। और चौलर नृत्य का संबंध हो जाता है मिर्जापुर सोनभद्र से। इसके बाद नडिया नृत्य का संबंध सोनभद्र से। कठघोड़वा नृत्य यह कहाँ पर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कठघोड़वा नृत्य पूर्वांचल में। अभी मैं आपको पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र और इसके बाद ब्रज क्षेत्र, इन तीनों को मैप में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं सहरा नृत्य या ढोला नृत्य। सहरा नृत्य या ढोला नृत्य का संबंध सोनभद्र और मिर्जापुर से होता है। झूला नृत्य, रास नृत्य या ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है। और ये वास्तविकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है, सबसे प्रचलित लोक नृत्य है नौटंकी। रामलीला का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है, तो ब्रज शैली से है। तो रामलीला का संबंध मुख्यतः ब्रज शैली से है। इसके बाद प्रदेश के राजपूतों में विवाह के अवसर पर तलवार और ढाल लेकर किए जाने वाले नृत्य गीत को छौलिया नृत्य कहते हैं, ठीक है। तो जो राजपूतों में विवाह होता है उसमें तलवार और ढाल लेकर जो साथ में डांस करते हैं उन्हें कौन सा डांस कहा जाता है, तो उन्हें छौलिया डांस कहा जाता है। एक पेन खत्म हो गया, दूसरा पेन ले लिए हैं, ठीक है। तो छपेली नृत्य में एक हाथ में रुमाल, और ये छौलिया नृत्य हो गया, ये छपेली दोनों में अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। इसमें देखें क्या है विशेषता है, तो छपेली नृत्य में एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में शीशा लेकर आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। तो आध्यात्मिक समुन्नति की कामना किस नृत्य में की जाती है, तो छपेली नृत्य में की जाती है, जिसमें एक हाथ में रुमाल रहता है, दूसरे हाथ में शीशा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वाग, जो है उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्वाग पूछ भी सकता है कि स्वाग जो है किस प्रदेश का पारंपरिक ऐतिहासिक अर्ध ऐतिहासिक नृत्य नाटक है, तो उत्तर प्रदेश का है। अभी हमने क्या पढ़ा था, लोक नृत्य, अब हम पढ़ेंगे लोकगीत के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं, बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आल्हा उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। इसके बाद रसिया लोकगीत उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र भूमि क्षेत्र की गायन परंपरा है। तो रसिया लोकगीत उत्तर प्रदेश के ब्रज भूमि क्षेत्र की गायन परंपरा है। नेक्स्ट है आपका कजरी लोकगीत, प्रमुखता सावन माह में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। जो कजरी लोकगीत होता है या प्रमुख रूप से महिलाओं द्वारा किस माह में गाया जाता है, तो सावन माह में गाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। तो कजरी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी मिर्जापुर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मिर्जापुर में कजरी के 4 अखाड़े कौन कौन से हैं, पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, इसके बाद दूसरा हो जाता है जहांगीर अखाड़ा, तीसरा आपका बैरागी अखाड़ा और चौथा आपका अक्खड़ अखाड़ा है। तो मिर्जापुर में 4 अखाड़े हैं, कौन कौन से मैंने नाम बता दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश के आगरा तथा मेरठ में प्रचलित है। ढोला गीत ये भी जो है 4 राज्यों के नाम दे देगा और पूछेगा कि ढोला गीत का संबंध किस राज्य से है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगर स्पेशली जगह पूछे तो आगरा और मेरठ में है, ठीक है। सोहर पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है। सोहर
जब मतलब सोहर वही होता है कि जब कभी बच्चे किसी को पैदा हो जाते हैं तो सोहर गीत गाया जाता है। तो इसका संबंध जो है सोहर से का संबंध हो जाता है पूर्वांचल क्षेत्र से। इसके बाद जो बच्चों के जन्म आदि अवसरों पर गाया जाता है। इसके बाद ईसुरी फाग का प्रचलन बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ईसुरी फाग का संबंध किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। इसके बाद आपका हो जाता है नौटंकी का स्वरूप मुख्यतः विथी नाटक का है। तो नौटंकी का स्वरूप कैसा है? विथी नाटक का है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो है उत्तर प्रदेश में जो 3 क्षेत्र होते हैं, ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और पूर्वांचल क्षेत्र, इन सभी को आज क्लियर कर देता हूं और आपको जो है मैप में समझ में भी आ जाएगा कि जो है कौन सा क्षेत्र किससे संबंधित है। आपने मिर्जापुर मूवी देखी होगी, उसमें हमेशा बोलता है कि पूर्वांचल का पर मेरा अधिकार है, मेरा पकड़ है। तो पूर्वांचल के क्षेत्र कौन से होते हैं आप देख सकते हैं। जो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, मतलब जो पूर्वी राज्य होते हैं, पूर्वी जिले होते हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें पूर्वांचल कहते हैं। और इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है मैं आपको एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में रिवीजन करवा देता हूं। और सबसे कम जनसंख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में और ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, तो एक बात देखेंगे कि जनसंख्या कम क्यों पाई जाती है। तो देखते हैं सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश आपका भारत का जो मैप होता है, ठीक है, थोड़ा जल्दी से बना दें क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। थोड़ा सा आपको समझाना बीच बीच में, थोड़ा दूसरा टॉपिक बताएंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा अच्छी जगह पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मान लें ये जादूगर वाला भारत का मैप हो जाता है। तो भारत का जो है जो दक्षिणी पठार है, आप देखेंगे तो भारत का दक्षिणी पठार का विस्तार इतना है। ठीक है, तो भारत का दक्षिणी पठार का विस्तार जो ये वाला भाग है, इसमें से जो है इतना वाला भाग जो है ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है। ठीक है, तो ये दक्षिणी भाग उत्तर प्रदेश का पड़ जाता है। तो जो है आप देखते हैं कि जो दक्षिण भारत में जो है आप देखेंगे बहुत पथरीली जमीन है। तो यहाँ पे जो है पथरीली जमीन पर ज़्यादा इंसान क्यों बसेगा? ना यहाँ पे खेती होगा, ना यहाँ पे कोई अच्छी तरह से कुछ भी पैदा कर सकते हैं। तो जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं होगी तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा नहीं बसती है, वो चली जाती है दूसरे क्षेत्रों में। और ब्रज क्षेत्र में भी वही है, क्योंकि मथुरा वगैरह में आपको पता है कि सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ भी ज़्यादातर जो है जनसंख्या नहीं पाई जाती है। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वांचल क्षेत्र पे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जब लोकसभा मतलब राज्यसभा चुनाव होता है तो सबसे ज़्यादा अहम क्षेत्र जो होता है पूर्वांचल का ही होता है, क्योंकि जो पूर्वांचल को पकड़ में ले लेगा वो जो है पूरे उत्तर प्रदेश को अपने कब्जे में कर सकता है। ठीक है, तो आप मिर्जापुर मतलब वो सीरीज देखे ही होंगे। तो फिर खैर उसको छोड़ो, मैं आपको जनसंख्या के बारे में बता दूं। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ से जो है ये आपका पूरा भाबर तराई वाला क्षेत्र हो जाता है। ऊपर तराई वाला ऊपर भाबर वाला हो जाता है और नीचे तराई वाला, क्योंकि नदियाँ जो अपने साथ जो बड़े बड़े पत्थर लाती है तो इन क्षेत्रों में स्थापित कर देती है, और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो यहाँ पर लाकर विस्थापित कर देती है। इसलिए ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो गया है। ठीक है, और ये क्षेत्र आपका गंगा यमुना का दोआब भी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूर्वांचल ये क्षेत्र हो जाता है, बुंदेलखंड ये हो जाता है और ब्रज क्षेत्र ये हो जाता है। तो इसमें पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं ये सम्मिलित होते हैं। बुंदेलखंड में झांसी वगैरह, ललितपुर, चित्रकूट ये सभी क्षेत्र आ जाते हैं। और ब्रज क्षेत्र में आपका आगरा, मथुरा, इटावा, मैनपुरी ये सभी क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपको 3 ही क्षेत्र के लोक नृत्यों को याद रखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य, चरकुला नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य और रसिया लोक नृत्य। ये सभी नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। पूर्वांचल क्षेत्र से देखते हैं तो घोड़वा नृत्य, सोहर लोक नृत्य, चौरसिया नृत्य, डंडिया नृत्य और कजरी लोक नृत्य। मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही करा दिया था, बस थोड़ा सा आपके दिमाग को अच्छा फील कराने के लिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अलग कर दे, ताकि आपको जो मतलब एक प्रेशर पड़ रहा है ना, क्योंकि हम जब कभी चित्र देख लेते हैं तो हमारा थोड़ा सा माइंड जो है अच्छा फील करने लगता है। तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा चित्र डाल दे बीच में। तो बुंदेलखंड से ख्याल मैंने बता भी दिया था, राहुला नृत्य, सई मयूर नृत्य, कार्तिक गीत और धुरिया नृत्य, इन सभी का क्षेत्र हो जाता है बुंदेलखंड। तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, बस 5 मिनट की वीडियो और रहेगी, 5 से 7 मिनट की। तो अब हम देखते हैं साधना नाट्य कला केंद्र कहाँ पर है? या गाजियाबाद में है। ठीक है, नेहरू बाल भवन एवं नक्षत्रशाला यह कहाँ पर है? तो नेहरू बाल भवन एवं नक्षत्रशाला कहाँ पर है? यह है प्रयागराज में। ठीक है, PRAYAGRAG, ठीक है, प्रयागराज में, RAG प्रयागराज। तो नेहरू बाल भवन एवं नक्षत्रशाला कहाँ है? प्रयागराज में। साधना नाट्य कला क्षेत्र है गाजियाबाद में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा रंगमंच से संबंधित प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो यह रंगमंच थी, और जिसे जो है रंगमंच नाम से 1953 से 54 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है,
तो एक बार फिर से आप पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो बड़ी बन रही है इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। जो कालांतर में अभिनय नाम से प्रकाशित होती है, पहले जो है रंगमंच नाम से प्रकाशित होती थी 1953 से 54 में। इसके बाद इसी का नाम बदल के कालांतर में क्या नाम रख दिया गया है, तो अभिनय नाम रख दिया गया है, लेकिन यह पत्रिका जो है अभी भी प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है आपका 1976 से उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदर्शनकारी कलाओं को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है, तो छाया नट का आरंभ किया गया है। विशुद्ध नाटक रीति से लिखा गया प्रथम नाटक कौन सा है, तो यह नहुस है। तो विशुद्ध नाटक रीति से लिखा गया कौन सा प्रथम नाटक है, तो यह आपका हो जाता है नहुस। जिसके लेखक कौन है, तो नहुस के लेखक हैं बाबू गोपाल चंद्र। नेक्स्ट है आपका आधुनिक विधि से मंचित प्रथम नाटक कौन सा है, तो यह है शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका दुम पुख्त उत्तर प्रदेश में लखनवी व्यंजन पकाने की एक विधि है। तो लखनवी व्यंजन पकाने की विधि का क्या नाम है, दुम पुख्त। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चित्रकला व मूर्ति कला के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। तो प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो चित्रकला का प्रारंभ कब हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो 20वीं शताब्दी में। 1911 में लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प कला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो याद रखेंगे कि 1911 में लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प कला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, मुगल शैली या इसे आगरा शैली भी कहते हैं की नींव हुमायूं ने रखी थी। नेक्स्ट है आपका हुमायूं अपने साथ फारस से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद नामक चित्रकारों को भारत लाया था। नेक्स्ट है आपका जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी, तो जहांगीर के समय में। ठीक है, अगर लोक नृत्य के बारे में पूछा जाए तो किसके, तो वाजिद अली शाह के। तो असित कुमार हलदार कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्रधानाचार्य बने थे। तो लखनऊ में जो महाविद्यालय था कला एवं शिल्प का, उसके पहले जो है प्रधानाचार्य कौन बने थे, तो असित कुमार हलदार बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने चित्रकला की वास और टेप्पा नामक 2 शैलियों की शुरुआत करी थी। तो वास और टेप्पा नामक 2 शैलियों की शुरुआत किसने करी थी, तो असित कुमार हलदार ने करी थी। इसके बाद जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई, यही 2 शैलियां जो है बाद में क्या बन जाती हैं, तो लखनऊ शैली। तो वास शैली और टेम्पा शैली मिलकर कौन सी शैली बन जाती है, लखनऊ शैली। वास शैली टेम्पा शैली की शुरुआत किसने करी थी, तो असित कुमार हलदार ने करी थी। नेक्स्ट है आपका भारतीय कला परिषद की स्थापना वर्ष 1920 में वाराणसी में की गई थी। भारतीय कला परिषद की स्थापना वर्ष 1920 में वाराणसी में की गई थी। नेक्स्ट है आपका 1950 में वाराणसी में भारत कला भवन की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में की गई थी। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना की गई थी 1950 में, जो कहां पर है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वाराणसी में। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख चित्रकार और उनके द्वारा रचित कृति। तो शिवानंदन नौटियाल की कृति कौन सी है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसके बाद विश्वनाथ मेहता की प्यासा ऊंट, सोहाग, बिंदी और सृष्टि, ये इनकी कृति है। इसके बाद नंद किशोर शर्मा की कृति कौन सी है, कालीन ट्रे, चीनी बर्तनों के डिजाइन, ये इनकी कृतियां हैं। नेक्स्ट है आपका महेंद्र सिंह, इनकी कृतियां हैं कांगड़ा व काशी शैलियों की विविधता। ये जो है किसकी कृति है, महेंद्रनाथ सिंह की। इसके बाद है आपका रणवीर सिंह बिष्ट, अमृता शेरगिल का संबंध होता है गोरखपुर से। ठीक है, आदि राज्य के प्रमुख चित्रकार थे। तो रणवीर सिंह बिष्ट, अमृता शेरगिल आदि राज्य के प्रमुख चित्रकार थे। इसके बाद है प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने करी थी, तो ललित मोहन सेन ने की थी। तो प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने करी थी, ललित मोहन सेन ने करी थी। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ भाई के लिए एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट कुछ भी कर दें, बस एक छोटा सा कमेंट करें। और आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं अपने 13वें चैप्टर के साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल में। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।